Morning students. This is your class 7 SST class. Today we study the topic of causes for the success of Turks. तर्क्स को सक्सेस कैसे मिली थी, उसके क्या कारण थे। पिछले क्लासेस में हमने मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गजनी इन सब के बारे में पढ़ा था, त्रिपति स्ट्रगल इन सब के बारे में। अब हम तर्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्हें सक्सेस कैसे मिली थी। गुर्जर प्रतिहार के हारने के बाद छोटे छोटे जो इंडिपेंडेंट पावर्स थे वो क्रिएट हो रहे थे। जैसे आपकी बुक में दिया है, देखिए, गाहा दावलाज इन कन्नौज, परमार्स इन मलवा, चालुक्य इन गुजरात, चौहान इन अजमेर, तोमार इन दिल्ली, चंदेला इन बुंदेलखंड। ये सारे छोटे छोटे पावर्स थे जो अपनी ही लड़ाई में बिजी थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे ताकि उनकी पावर जो है वो ज़्यादा हो सके। कुछ और भी सोर्सेज हैं, जैसे हमारे इंडियन मिलिट्री जो थी, इंडियन फोर्स जो थी उस टाइम की, वो अपने अधिपति पर डिपेंड होते थे। उनका जो पावर होता था वो पूरा उनके पास होता था। उन लोगों पे राजा का कोई दबाव नहीं होता था, कोई अधिकार नहीं होता था। जो करेंगे उनके अधिपति सेनापति ही करेंगे। इसकी वजह से उनके अंदर यूनिटी की कमी होती थी। और भी बहुत सारे रीजन हैं, जैसे तर्क्स के सक्सेस में, जैसे उनका मिलिट्री पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर था और उनकी जो युद्ध कला है वो बहुत ज़्यादा अलग थी। वे लोग घोड़े का इस्तेमाल करते थे युद्ध में, ताकि वे लोग जो हैं वो घोड़ा जो होता है वो युद्ध में बहुत ही ज़्यादा उस एक्टिव माइंड रखता है। घोड़ा इंसान के बातों को समझता है, उनकी ज़रूरतों को समझता है, तो वो लोग घोड़े का यूज़ करते थे, जिसकी मदद से अगर कोई उन पर वॉर करता था तो वो घोड़ा जो है उन्हें बचा लेता था और जो उन पर वॉर करता था उससे वो मारता था। और जैसे राजपूत लोग जो थे उस समय में, वे लोग शाही स्टाइल में भी युद्ध करते थे। वो लोग धीरे धीरे चलने वाले हाथी का इस्तेमाल करते थे, न कि घोड़े का, जिस वजह से तर्क लोग जो है वो जीत गए थे। अब है हमारा किस स्टडी, चोला के बारे में, द चोलाज। चोला डायनेस्टी उस समय का बहुत ही सबसे ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी था, मोस्ट पॉपुलर भी था साउथ इंडिया का। They ruled over तमिलनाडु एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटक विथ तंजौर एज इट्स कैपिटल। उन्होंने तमिलनाडु पे शासन किया और कर्नाटक के कुछ पार्ट्स पे तंजौर को अपना कैपिटल मानते थे। आफ्टर द करिकला चोला रूल्ड इन द 2nd सेंचुरी AD। करिकला चोला जो है उसने 2nd सेंचुरी AD में रूल किया था। उसके शासन के बाद चोला डायनेस्टी का नाम जो है वो साउथ इंडिया से खत्म होने लगा था। लेकिन 850 AD में वे फिर से वापस आए। विजयपाला जो है उसने तंजौर को अपने अंदर में ले लिया और पांडव पालवा से लड़ाई की और उसे अपना कैपिटल बनाया। हाउएवर इट वाज अंडर राजा राजा वन एंड हिज सन राजेंद्र वन द चोलाज इंटर्ड देयर मोस्ट ग्लोरियस फेजेस। जो कि उस समय तंजौर जो है वो राजा राजा वन और उनके बेटे राजेंद्र वन के अंदर में था। तो उस समय जो चोला डायनेस्टी है, चोला के जो लोग थे वो फिर से अपने पुराने दौर में वापस आ गए थे। दे एक्सपेंडेड द किंगडम बियॉन्ड साउथ इंडिया टू श्रीलंका। उन्होंने अपने राज्य को साउथ इंडिया से बढ़ाकर श्रीलंका तक, जावा और सुमित्रा तक पहुंचा दिया था। राजा राजा रेज्ड हिमसेल्फ टू द पोजीशन ऑफ सुपरमेसी इन द साउथ इंडिया विथ हिज एबिलिटी, prowess and military skill. He defeated the Cheras and then seized Madurai. He invaded Sri Lanka, annexed its northern part, which became a Chola province under the name Mumaid Cholamandalam. लेकिन राजा ने फिर से अपने आप को उठाया अपने एबिलिटी से, अपने मिलिट्री स्किल से, और उसने सबसे पहले चेराज को हराया और मदुरई को सीज किया। फिर उसने श्रीलंका पे भी वॉर किया, उसके नॉर्दर्न पार्ट को अपने अंदर लिया, जो कि उस समय किसके अंदर था, ममुदाई चोला मंडलम के अंदर, जो चोला का चोला डायनेस्टी का ही एक राजा था। राजा वन देन ओवरहेड द ईस्टर्न चालुक्य। उसने ईस्टर्न में चालुक्यास पे भी अपना शासन किया, लेकिन हु इवेंचुअली एक्सेप्टेड द ओवरलॉर्डशिप। लेकिन चालुक्य जो थे वे उन्हें अपना गुरु मानने के लिए तैयार हो गए थे, उनसे लड़ाई नहीं करना चाह रहे थे। राजा वन ने एक शिव टेम्पल बनाया, बहुत ही सुंदर, तांजूवर में, जिसे लोग राजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। एन अकाउंट ऑफ राजा के वन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में उस मंदिर के दीवारों पर लिखा गया है, इनग्रेव्ड है, खुदाई करके उसे लिखा गया है। राजा वाज
succeeded by Rajendra, who was a great military general and a talented administrator. राजा राजावन का जो बेटा था राजेंद्र, वो भी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेटर था और मिलिट्री का जनरल भी था. He raised the glory of Chola kingdom to the greatest height. He annexed the whole of Sri Lanka and reasserted the Chola supremacy over Kerala and the Pandyan country. His army marched triumphantly till river Ganga and the dominance of Pala kingdom, Mahipala. राजा जो का जो बेटा था राजेंद्र, वो भी बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था और जनरल भी था मिलिट्री का. उसने चोला किंगडम के ऊपर बहुत ही अच्छी जीत हासिल की. उसने श्रीलंका के ऊपर भी जीत हासिल की, जहाँ से उसने चोला के नाम को हटाया और अपना नाम फिर से स्थापित किया केरला में. उसके बाद पांड्यान कंट्री में भी उसका जो आर्मी था वो triumphantly till river Ganga, marched triumphantly till river Ganga and the domains of Pala king Mahipala. महिपाला में, गंगा रिवर में, इस सब पे उसने अपनी जीत हासिल की. To commemorate his conquest, he adopted the title of Gangikonda and founded a new capital called Gangikoda Cholapuram, modern Gangikondapuram in Tiruchirappalli district. उसने रिवर गंगा पे भी जीत हासिल की, महिपाला पे भी जीत हासिल की, जिस वजह से उसे एक नया नाम मिला गंगीकोंडा, और उसने उसे एक नया कैपिटल भी मिला गंगीकोंडा चोलापुरम, जो कि अभी के ज़माने में गंगीकुंडापुरम इन तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है. The Chola monarch's achievements were not limited to land only. He possessed a powerful naval fleet which gained success across the Bay of Bengal. उसने बे ऑफ बंगाल तक भी जीत हासिल. It is said that he also sent expedition to Java and Sumatra. उसने अपनी एक्सपेडिशन को जावा और सुमित्रा तक भी बढ़ाया. Presumably to further commercial relation between the Malaya Peninsula and the South India. माल्या पेनिनसुला और साउथ इंडिया के बीच ट्रेड बिजनेस को भी बढ़ाने के लिए उसने अपने दूत को वहाँ भेजा. द चोला एडमिनिस्ट्रेशन. अब चोला का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द एम्पेरर वाज द हेड ऑफ द स्टेट. वहाँ का एम्पेरर ही स्टेट का हेड होता था. ही डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर हाई ऑफिसर्स. वे अपने सारे काम अपने मंत्रियों के और अपने उच्च पदाधिकारियों की मदद से ही वो करता था. The inscription of the Chola proved that their system of administration was highly organized and efficient. चोला का जो inscription था, उनका जो लिखावट था, उनकी जो सिंप्लिसिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका बहुत ही ज़्यादा हाई ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही वेल था और efficient भी था. Apart from the ruler Tiruvakya Kelvi, there was a ministerial council and an organized administrative staff. उसने एक रूलर तिरुवाक्या कवेली को अपना एक मिनिस्ट्रियल काउंसिल बनाया और उसे एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज करने को काम स्टाफ बनाया, उससे अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. The ruler maintained close contact with the council of ministers and royal tours contributed to the efficiency of the administration. उस समय का जो रूलर था चोला डायनेस्टी के, वो मिनिस्ट्रियल काउंसिल को और जो टूरिस्ट जो बाहर से आते थे उनके रिलेशन को मेंटेन करके रखता था. जो उनके ऑफिसर्स थे उनको लैंड असाइनमेंट देता था और जो अपने काम को पूरा करते थे उनको इनकरेज, उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अवार्ड्स भी दिए जाते थे, उन्हें अलग अलग नाम भी दिए जाते थे. तो जो हाई ऑफिसर्स थे वो अपने टाइटल से बहुत ही खुश होते थे, जैसे पेनुदरम, एक और टाइटल था लोअर वंश जो सिरुतरम. ये सारे टाइटल्स उन्हें दिए जाते थे जिससे वे लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते थे. द चोला ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड रोड्स. चोला ने रोड्स भी बनाए थे ताकि ट्रेड जो हो सके, कॉमर्स और कम्युनिकेशन एक कंट्री से दूसरे कंट्री या एक जगह दूसरे जगह तक वो अच्छे से हो सके. अब है उनका रेवेन्यू. वे लोग टैक्स लगान कैसे लेते थे? रेवेन्यू वाज डिराइव मेनली फ्रॉम द लैंड एंड कलेक्टेड इन काइंड और इन कैश और इन बोथ बाय विलेज असेंबलीज. गाँव के लोगों से वे लोग इसे कैश के रूप में या लैंड के रूप में उस लोगों से कलेक्ट करते थे. लैंड वाज पोजेस्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़. लैंड जो है किसी एक के द्वारा या किसी कम्युनिटी के द्वारा
ली जाती थी जो उसे खरीद कर रखते थे, और कुछ लोग जो है उसमें काम करते थे। द स्टेट शेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड एट 1/4 ऑफ द प्रोड्यूसर आफ्टर एन इलाबोरेट लैंड सर्वे इन द टाइम ऑफ राजा राजा वन। पहले राजा राजा वन के समय में जो लगान होता था वो 1/3 हिस्सा होता था जो भी प्रोड्यूस हुआ उस लैंड में उसका। There were periodical revision of the classification of land and of the assessment of the land revenue। धीरे धीरे इस क्लासिफिकेशन किया गया, इसे थोड़ा चेंज किया गया। Other sources of public income were customs and tolls, taxes on various kinds of profession, mines, forests, सल्पन्स etc। अदर सोर्सेज बहुत, और दूसरे सोर्सेज से भी लोगों से टैक्स लिया जाने लगा, जैसे कि उनका कोई प्रोफेशन है, उनका कोई धर्म है, वो कुछ अलग काम कर रहे हैं तो उन पर भी उन्हें टैक्स देना था। जरूरी नहीं कि जो लैंड है सिर्फ उसी पे टैक्स लगेगा। The chief items of the public expenditure were the regular expenses of the king and his court। सबसे ज़्यादा चीफ आइटम जो था लोगों के लिए खर्च का, जो रेगुलर एक्सपेंसेस में आते थे, वो था राजा और उसके कोर्ट का। आर्मी एंड नेवी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ, रोड एंड एजुकेशन, टैंक्स एंड चैनल्स बिसाइड टेम्पल्स एंड रिलीजन, उन सबके से टैक्स लेकर इन सारी चीज़ों को राजा जो है वो मेंटेन करता था। उसके अपने राजा को दरबार मेंटेन होता था, उनकी मिलिट्री, नेवी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ्स जो है वो रोड्स, इरिगेशन सिस्टम जो है, या टैंक्स हैं या चैनल्स हैं जो टेम्पल्स के साइड में, या रिलीजियस इंडोमेंट्स हैं, धार्मिक स्थल है, उन सबको मेंटेन करने के लिए जो राजा है चोला डायनेस्टी के, वो उनसे टैक्स लेते थे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।